सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9th का एसएसटी का हमारा जो लेसन था ज्योग्राफी का स्थिति और आकार वो कंप्लीट हो गया था। प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा पीछे इन चीज़ों पर प्रकाश डाल लूँ। हमारा एक लेसन हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया। फ्रांसीसी क्रांति जो आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, उसको अच्छे ढंग से रिवाइज करना है। ओनली वन लेसन रखा गया है। MCQ क्वेश्चन आएंगे 20। एक लेसन हमारा ज्योग्राफी का कंप्लीट हो गया। एक लेसन हमारा क्लास में ही या फिर छुट्टियों से पहले किस में हो गया था, जो पोल साइंस में, लोकतंत्र क्यों और कैसे। और आज हम एक नया लेसन, एक नया अध्याय इकोनॉमिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। इसके बारे में आप सुने ध्यानपूर्वक कि एक गांव है, समृद्ध गांव, सुदृढ़ गांव, उसका किस प्रकार से वर्णन किया है इस लेसन में। वहाँ कितनी भूमि कृषि योग्य है, वहाँ कितने नलकूप हैं, वहाँ कितने लोग हैं, शिक्षा की क्या व्यवस्था है, स्वास्थ्य की क्या है, इन सारी बातों पर प्रस्तुत लेसन में वर्णन किया गया है। यह एक गाँव की कहानी है। हम इस प्रकार के गाँव, हम भी उन्हीं गाँव में रहते हैं और सारी चीज़ें, ये सुविधाएं हमारे गांव में भी है। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित, यानी पैदा करने से संबंधित कुछ मूल विचारों के से परिचय कराना है। ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं, यानी ये एक कल्पनाशील लेसन है। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। अब हम इस गांव में खेती ही मुख्य क्रिया होती है, जब कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार का समायोजन होते हैं। परिचय। पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों को भलीभांति जुड़ा हुआ है। सारे गांव हमेशा किसी न किसी कस्बे से जुड़े हुए होते हैं। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे के निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। ये गांव की लोकेशन है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा गाड़ी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। यानी एक गांव को जोड़ने वाली पक्की सड़क है। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। आगे प्रश्न आएगा कि पालमपुर गांव में कितने परिवार थे। 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। गांव में आज भी हम देखते हैं कि जाति पर आधारित अलग अलग मोहल्ले, अलग अलग गलियां होती हैं। उनके मकान जिनमें बहुत कुछ बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति दलित के लोगों की संख्या गांव में कुल जनसंख्या का 1/3 है। वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी फूस के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से चलते हैं। यानी ये आधुनिक गांव है एक। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है, यानी शिक्षा की भी अच्छी व्यवस्था है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक निजी औषधालय भी है, जहां रोगियों को उपचार किया जाता है। यानी यहाँ से हमें स्पष्ट हो गया कि सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। एक काल्पनिक गांव में पालमपुर की कहानी में किसी भी गांव के विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में, जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता गया है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने
के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। यहाँ पर कुछ एक उत्पादन के संगठन हैं, वो क्या क्या हैं। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं से है जो सेवाएं उत्पादित करता है, यानी हमें सुविधाएं देता है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं की सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। पहली आवश्यकता है भूमि, जमीन। अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करते हैं। कुछ उत्पादन क्रियाओं में ज़रूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तीसरा आवश्यकता है भौतिक पूंजी की, यानी पहली आवश्यकता भूमि, दूसरी श्रम और तीसरी भौतिक पूंजी। अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर उपेक्षित कई तरह से आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन से मदे आते हैं? भौतिक पूंजी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? औजार, मशीन, भवन। औजारों के मशीन के अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों से उत्पादन से कई वर्षों का प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। कच्चा माल और नकद मुद्रा। उत्पादन के कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नकद पैसों की कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। और चौथी आवश्यकता होती है स्वयं उपयोग के हेतु बाजार बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी एक साथ करने के लिए बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है और इस पूंजी के विषय में अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये यहाँ तक हमने काम किया। इसमें 2 चीज़ें पढ़ी। पालमपुर गांव की तस्वीर पर सुंदर नोट्स तैयार कीजिए और उत्पादन के संगठन जो 3 चीज़ें हैं उनका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। होमवर्क में यही काम रहेगा आज के लिए। इतना ही बस।